बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद तैयब। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हर फॉर्मेट के अंदर ही पेपर के अंदर आ चुके हैं और हर दफ़ा किसी न किसी फॉर्म में ये आता भी है। तो आप लोगों ने इसे ध्यान से सुनना है और इसे अच्छे तरीके से याद करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा टॉपिक है क्या। तो हमारे टॉपिक का नाम है जी फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फाइलेटिक लीनिएज है इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। यानी कि ये दो अल्फाज का मजमूआ है, दो अल्फाज से मिलकर बना है फाइलेटिक और लीनिएज। अब फाइलेटिक जो है इसका अगर इंग्लिश में वर्ड का मतलब देखें, इसका मतलब होता है कबीला, कोई ट्राइब। फाइलेटिक का मतलब है कबीला और जो लीनिएज है ये भी दो अल्फाज का मजमूआ है। एक हमारे पास लफ्ज़ है लाइन और दूसरा एज। लाइन का मतलब होता है रास्ता या फिर तरीक़ेकार और एज का मतलब होता है वक्त। अब फाइलेटिक का मतलब है कबीला। कबीला क्या होता है? जानदारों का होता है। तो फाइलेटिक लीनिएज अगर हम वर्ड टू वर्ड इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो वो इस तरह से बनती है कि किस तरह से जानदार इवोल्व हुए या किस तरह से जानदार बने और कितना वक्त लगा उन्हें बनने में, या कह लें आज जिस फॉर्म में जानदार मौजूद हैं या हम मौजूद हैं या बाकी जानदार जिस फॉर्म में मौजूद हैं उन्हें इस फॉर्म में आने के लिए, इस शक्ल में आने के लिए कितना वक्त लगा और कितने कैसे क्या तरीक़ाकार था जिसके ज़रिए वो आज इस शक्लों में मौजूद हैं। क्योंकि एवोल्यूशन ये कहती है कि आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले हम इस फॉर्म में मौजूद नहीं थे बल्कि किसी और फॉर्म में मौजूद थे। हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो किसी और तरह के नज़र आते थे, उनके आबाओ अजदाद किसी और तरह के नज़र आते थे। और कहा जाता है कि हमारे पास सबसे पहले एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया से आज हम इस शक्ल में इवॉल्व हुए हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किस रास्ते से या किस तरीके कार से जानदार बने और कितना वक्त लगा उन्हें बनने में, उसे हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। मिसाल के तौर पर देखें, ये डायग्राम है। हम कहते हैं जी आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले सिर्फ एक ख़ानदान मौजूद था जी, ए। अब ए जो ख़ानदान है इसकी नस्ल बढ़ी और उससे आगे जो ख़ानदान बने वो बने बी और सी। अब बी और सी ने अलग अलग जगह पर रहकर जाकर रहना शुरू कर दिया और बी से आगे बने डी और ई और सी से बने एफ और जी। इसी तरह से डी से आगे बने एच और आई। ठीक है। तो अगर देखें ये हमारे पास क्या एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस हमें बता रहा है कि किस तरह से जानदार आगे आगे बनते गए। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता है कि एच जानदार है, जो एच जानदार है, हमें पूछा जाता है कि इसकी फाइलेटिक लीनिएज बताएं या बताएं कि ये किस तरह से इवॉल्व हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ए बना, ए से बी बना और बी से डी बना और डी से एच बना। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक सीक्वेंस है, इसे कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज, कि किस रास्ते से और कितना वक्त लेते हुए कोई जानदार बना और आज उस शक्ल में मौजूद है जैसा वो हमें नज़र आता है, उसे हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि एज का जो आबाओ अजदाद है, जो इंसेस्टर है वो है डी और डी के जो इंसेस्टर हैं वो है बी और बी के इंसेस्टर क्या हैं? ए। तो इस इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, डिसेंडेंट के इंसेस्टर कहते हैं आबाओ अजदाद को, डिसेंडेंट कहते हैं आगे औलाद को। तो इस इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस में जानदारों को प्लेस करना, इसे कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले जो फाइलेटिक लीनिएज बनाने की शर्त है वो ये है, इट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, कि ये जो एक सीरीज़ बने, एक तसलसल बने, वो अनब्रोकन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखें, अब ये एक तसलसल है ए बी डी एच, ये एक तसलसल है। ठीक है। हमें पता है जी ए से बी बना, बी से डी बना और डी से एच बना। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि एच का जो वालिद था वो डी था, या एच का दादा बी था और एच का परदादा ए था। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब अनब्रोकन का मतलब क्या है? अगर इसमें से किसी एक का भी हमें पता ना हो, मिसाल के तौर पर एज के हमें वालिद का नहीं पता कि एज का वालिद कौन है, तो हम उसके दादा का भी पता नहीं लगवा सकते। ठीक है। तो इसीलिए जो फाइलेटिक लीनिएज है वो एक अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद इट इज़ अरेंज्ड इन इंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, ये हमेशा इसकी तरतीब इस तरह से लगाई जाती है, इसे इस तरह से मुरतब किया जाता है कि हमेशा इंसेस्टर पहले आता है और डिसेंडेंट बाद में। आबाओ अजदाद को पहले शो किया जाता है और डिसेंडेंट को बाद में। देखिए ए सबका आबाओ अजदाद है, उससे आगे डिसेंडेंट है बी। इसी तरह से बी जब इंसेस्टर बन गया तो उसका जो आगे डी है वो क्या बन गया? हमारे पास डिसेंडेंट। तो इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस के अंदर उसे प्लेस करना, अरेंजमेंट देना, ये दूसरी शर्त है फाइलेटिक लीनिएज की। उसके बाद विद ईच लेटर स्पीशीज़ हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, ये प्रोसीड नहीं है, ये प्रीसीड है। प्रीसीड का मतलब होता है पहले आने वाला। विद ईच लेटर स्पीशीज़, यानी कि हर बाद में आने वाली स्पीशीज़ को कहाँ रखा जाता है? विद इमीडिएटली प्रीसीडेड, जो उससे बिल्कुल पहले होती है। ठीक है। हर बाद में आने वाले जानदार को रखा जाता है उससे बिल्कुल पहले आने वाले के बाद। मिसाल के तौर पर देखें, ए से ए के बाद हमने डी नहीं लिखा,
ठीक है। ए के बाद हमारे पास आता है बी, ठीक है, बी के बाद डी, डी के बाद एच। यानी कि हम जब इसकी तरतीब लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं कि इंसेस्टर को पहले रखते हैं और उसके फ़ौरन बाद जो उसकी आगे औलाद होती है उसके बाद में रखते हैं। यानी कि परदादा के बाद दादा आएगा, बाप नहीं आएगा, ठीक है। पूरा एक सीक्वेंस होता है कि उससे पहले जो मौजूद होता है उसके बाद बिल्कुल दूसरा रखा जाता है। तो फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन इस तरह से है। उसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि फाइलेटिक लीनिएज की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले हमें ये वे ऑफ एवोल्यूशन बताता है। वे क्या होता है? रास्ता, कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन किसे कहते हैं? ग्रेजुअल चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आना या नई नई स्पीशीज़ बन जाना, नई नई तरह के जानदार बन जाना, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। सो द लाइफ ऑफ टुडे केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लीनिएज। तो आज जो हमारे पास ज़िंदगी मौजूद है ये फाइलेटिक लीनिएज के बायस बनी। यानी कि जानदारों से आगे जानदार बनते गए, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर रहना शुरू हो गए। जब उन्हें मुख्तलिफ माहौल मिला तो उन्होंने उस तरीके से अपनी बॉडी को ढाल लिया और आज वो डिफरेंट डिफरेंट जानदार हैं। यानी कि जिनके आबाव अजदाद एक हुआ करते थे, जब उन्होंने माहौल डिफरेंट फेस किया तो आज वो और जानदार हैं। वो हमें एक जैसे नज़र नहीं आते। सो जो आज ज़िंदगी बनी है, एग्जिस्टेंस में मौजूद है, ये फाइलेटिक लीनिएज की वजह से है या फिर इवॉल्विंग पॉपुलेशन की वजह से, कि ऐसे जानदार जो एवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कहते हैं कि आज से जनाब 100-200 साल पहले जो जानदार थे, जो इंसान ही थे, वो उनके बहुत बहुत बड़े कद होते थे, बड़े अच्छी जिसामत वाले होते थे। आज कद छोटे हैं और हम इतनी ताकत भी नहीं रह गई। तो ये एवोल्यूशन इसकी सेंस में नहीं देखा जाता एवोल्यूशन को, बल्कि ये देखा जाता है कि नई स्पीशीज़ कितनी बन रही हैं एवोल्यूशन होने के बाद। तो जब पॉपुलेशन इवॉल्व होती है, उनके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि नई नई हमारे पास क्या आते हैं? नए नए जानदार हमारे पास आते हैं। ठीक है। सो इवॉल्विंग पॉपुलेशन इन लिविंग इन रिमोट पास्ट। रिमोट पास्ट का मतलब होता है कि माजी बाईद में, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, यानी कि बहुत वक्त पहले जो पॉपुलेशन इवॉल्व होती गई और आज हमारे पास इस शक्ल में जानदार मौजूद हैं। दूसरी जो सिग्निफिकेंस इसकी है वो है इट इंक्रीजेज बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायो का मतलब आपको पता है होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। सो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बढ़ रही है, जानदारों की इकसाम बढ़ रही है, तादाद नहीं सिर्फ, इकसाम भी बढ़ रही है। मुख्तलिफ किस्म के जानदार भी बढ़ाना ये फाइलेटिक लीनिएज हमें मदद करता है। सो एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज़। तो जब एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं किसी जानदार के अंदर, तो आमतौर पर उससे क्या होता है? नई नई स्पीशीज़ बनती हैं। स्पीशीज़ का मतलब है नई तरह के जानदार बनते हैं। एंड इंक्रीजेज बायोडाइवर्सिटी, और इस तरह से वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ती है। अच्छा जी। उसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से देखना है। सो करंटली जो हमारे पास जो जानदार मौजूद हैं वो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जो नॉन है, जो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, वो हमारे पास कितनी है? 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हमारे पास हमने डिस्कवर कर ली हैं। ठीक है। अब इन 2.5 मिलियन स्पीशीज़ में से मोर दैन 53.1% आर इंसेक्ट्स। यानी कि 53.1% से ज़्यादा जो इंसेक्ट्स हैं इन 2.5 मिलियन में से, अब 17.6% आर वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है। 17.6% वेस्कुलर प्लांट्स मौजूद है। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स के अलावा जो एनिमल्स हैं वो 19% हैं। ठीक है। इंसेक्ट्स को भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो हमारे पास आ जाती परसेंटेज वो अलहदा से शो की हुई है और एनिमल्स की अलहदा से शो की हुई है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम 53.1 प्लस 19% करें तो ये तकरीबन 72%, यानी कि हमारे पास एनिमल्स हैं इस दुनिया के अंदर। अच्छा जी। उसके बाद है 9.4% आर फंजाई, एल्गी एंड अदर प्रोकैरियोट्स, और 9.4% क्या है? फंजाई, एल्गी वगैरह या डिफरेंट प्रोकैरियोट्स हैं। अच्छा, ये नीचे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, द लिस्ट इज़ फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। यानी कि ये जो लिस्ट है, ये जो हमारे पास ये सारी लिस्ट है, इट इज़ फार, ये बहुत दूर है फ्रॉम बीइंग कंप्लीट होने से। यानी कि ये कह लें तकमील के नज़दीक भी नहीं है। यानी कि हमने अभी तक इतने जानदारों को डिस्कवर कर ही नहीं सके, बहुत, यानी कि हम तकरीबन 25% कहने डिस्कवर कर सकें और 75% जानदारों को हम डिस्कवर ही नहीं कर सके। हमें पता ही नहीं है कितने ज़्यादा जानदार यहाँ मौजूद हैं। अगर हम केयरफुल एस्टिमेट अगर अपना एक अंदाज़ा लगाएं मुख्तात अंदाजे के मुताबिक, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ बिटवीन 5 to 30 मिलियन सॉरी। तो यानी कि सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक हमने डिस्कवर की हैं, और अंदाज़ा है, मुख्तात अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि तकरीबन इस दुनिया के अंदर 5 to 3
5 to 30 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो मौजूद हैं, फ्रॉम विच ओनली 2.5 मिलियन आर आइडेंटिफाइड सो फार, और अब तक इनमें से सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। अच्छा, उसके बाद है इसका जो फ़ायदा है वो एक ये भी है, इट इंडिकेट्स कॉमन ओरिजन। कॉमन ओरिजन यानी कि जब हम क्या करते हैं, एक पूरी तरतीब बनाते हैं, पूरी जब तरतीब बनाते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि एक ख़ास एक पॉइंट है जहाँ पर जाकर सारे जानदार मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम उसी डायग्राम के अंदर देखें तो हम कहते हैं जी आज हमारे पास जो जानदार मौजूद हैं वो मौजूद है HIJKLMNO, ठीक है। अब जब हम इनका फाइलेटिक लिनिएज बनाते हैं और पीछे इन्हें मिलाते जाते हैं इनके एंसेस्टर्स के साथ, तो ये कहाँ पर जाकर मिल रहा है, ए पॉइंट के ऊपर जाकर सारे जानदार मिल रहे हैं एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, यानी कि इनके सारों का आबाव जदाद जो बाप दादा था वो क्या था, ए था, ठीक है। तो फाइलेटिक लिनिएज जब हम बनाते हैं तो हम इसके उसका फ़ायदा क्या होता है कि हम एक कॉमन पॉइंट के ऊपर जाकर सारे के सारे जानदार को मिला देते हैं, मिल जाते हैं। इफ़ वी हैव कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, अगर हमें सारी जो ज़मीन के ऊपर जब से ज़मीन बनी है और आज तक का सारा रिकॉर्ड मिल जाए, कि आबाव जात का सारा रिकॉर्ड मिल जाए, तो इसका फ़ायदा क्या है, दैन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वुड एक्सटेंड बैक टू कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो तमाम के तमाम जानदार अगर पीछे पीछे मिलाते जाएँ तो वो एक्सटेंड बैक हो जाएंगे एक कॉमन ओरिजिन के ऊपर, यानी कि उनका आबाव जात एक जाकर मिल ही जाएंगे वो एक जगह पर जाके। बट लेकिन मसला क्या है, बट वी लैक कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हमें तमाम के तमाम जानदार का रिकॉर्ड नहीं हमें मिलता, हमारे पास नहीं मौजूद। क्यों? बिकॉज सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट लेफ्ट प्रिजर्व्ड बॉडीज एज फॉसिल्स। अब देखें, हमें जब भी किसी हम फाइलेटिक लिनिएज बनाते हैं तो उसके अंदर फॉसिल रिकॉर्ड को देखते हैं। अब जाहिर बात है हमारे पास जिंदा जानदार तो नहीं मौजूद, जब फॉसिल मिलते हैं तो हम उसको रिलेट करते हैं आज वाले जानदारों के साथ और देखते हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और ये किन जानदारों के करीब करीब हैं, उन जैसे नज़र आते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये उनके आबाव अजदाद में से था। लेकिन कुछ सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म में ज़ाहिर बात आए, इंसेक्ट्स की अगर देखें तो इसके अंदर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके फॉसिल्स नहीं बनते। तो ज़ाहिर बात है जब फॉसिल मौजूद नहीं होता तो तब हम एक कॉमन ओरिजिन के ऊपर जाकर नहीं मिला सकते जानदारों को। इस यही वजह है कि हम एक्सटेंड बैक नहीं कर पाते, फाइलेटिक लिनेज हमारे पास पूरा नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।